हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 के अंदर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे, यानी कि जितना भी बेसिक्स रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको डेप्थ में ले जाकर के स्टडी करेंगे। राइट, काफ़ी सारे डिटेल में जितने भी टॉपिक्स रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड उन सबको कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो यदि आप एक बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके सिलेबस के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। अगर आप इस सेमेस्टर के अंदर ध्यान से देखें तो थर्ड चैप्टर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड किसी भी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, और हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसमें हो सकता है कि आपसे इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पूछ ले, कंपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन भी पूछा जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड जितने भी मॉडल्स हैं कई बार उन सभी मॉडल्स के बारे में पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। तो अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। यदि हम बात करें स्टूडेंट्स CSIR-NET लाइफ साइंस के एग्जाम पेपर में, तो वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बिल्कुल डिटेल में जो डेप्थ रहता है वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपका बेसिक्स कवर होना चाहिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग आगे चलकर के MSc बॉटनी या MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमें बेसिक्स से ले जाकर के बिल्कुल डेप्थ में ले जाकर के इसको स्टडी करना होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंदर हम वही करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी या MSc के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। स्टूडेंट्स, आपने 8th क्लास में या 10th क्लास में या 12th क्लास में डेफिनेटली सेल का डायग्राम बनाया होगा। सेल के अंदर हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं ये एक बाउंड्री से कवर होते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल मीडियम या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है सेल मेम्ब्रेन। वो जो मेम्ब्रेन होती है, पतली सी झिल्ली होती है, वही एक तरीके से सेल के साइटोप्लाज्म को इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काफी सारे फंक्शंस हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिना ये जो सेल है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो सेल के सर्वाइवल के लिए, सेल के मेंटेनेंस के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक रक्षात्मक कवच, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करती है कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर करेगा, कौन सा एग्जिट करेगा। ठीक है, यानी किस मॉलिक्यूल की सेल के अंदर एंट्री होगी ये सब रेगुलेट कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से ही सेल आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने नेबरिंग सेल से, यानी सेल सिग्नलिंग भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से ही होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर होते हैं जिससे कि लिगेंड आकर के बाइंड करता है। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हमें पता चलती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिना सेल आपस में सिग्नलिंग भी नहीं कर पाएंगे। राइट, और जो सेल सिग्नलिंग का चैप्टर है वो आपके इसी सेमेस्टर के अंदर है। ध्यान रहे बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में ही एक चैप्टर आता है सेल सिग्नलिंग, और इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूं। जितने भी पाथवेज है वो सब मैं कवर कर चुका हूं। आप लोग चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल सिग्नलिंग में भी हेल्प करता है। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं आपको बता दूं कि ये डायनेमिक नेचर का होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्थिर नहीं होता है, इसमें जो है मूवमेंट होता रहता है। राइट, इसमें जो है कंपोनेंट का एक्सचेंज भी होता रहता है, तो इसलिए ये जो है डायनेमिक नेचर को शो करता है। अगर आप मूवमेंट की बात करें तो इसमें ट्रांजिशन मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जिसे अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आप लोग लिखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ये सेल की एक बहुत ही पतली सरफेस मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, विच आइसोलेट्स सेल साइटोप्लाज्म फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल मीडियम से सेपरेट करती है। यानी ये सेल की एक तरीके से बाउंड्री को डिफाइन करती है।
और अगर आप लोग प्लांट सेल के अंदर देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और वाल प्रेजेंट रहती है, एक और प्रोटेक्टिव वाल जो कि सेलुलोज की बनी होती है, जिसे हम प्लांट सेल वाल बोलते हैं। तो एनिमल के अंदर सेल वाल एब्सेंट रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी। लेकिन अगर हम सेल वाल की बात करें तो जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में सेल वाल एब्सेंट रहता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कई बार इससे रिलेटेड एग्जाम पेपर में एमसीक्यूज भी पूछा गया है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स। helps in maintaining internal composition and regulates the entrance and exit of molecules and ions। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये हेल्प करती है जो इंटरनल कंपोजिशन होता है उसको मेंटेन करने में, साथ में जितने भी मॉलिक्यूल्स या आयंस है उसके एग्जिट और एंट्रेंस यानी कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंट्री करेगा, कौन सा एग्जिट करेगा, इसको भी ये रेगुलेट करने का काम करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल, ये सेल का इंटीग्रल पार्ट होती है एंड इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स, ये जो है सभी सेल्स में प्रेजेंट रहती है, चाहे वो प्लांट सेल्स हो या एनिमल सेल्स हो या बैक्टीरियल सेल हो। इट्स प्रेजेंस वाज फर्स्ट इन्फर्ड बाय ओवर्टन इन 1899, 1899 में ओवर्टन नाम के साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उपस्थिति का एक अनुमान लगाया था, बट इट कुड नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय लाइट माइक्रोस्कोप। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसे आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, इसे लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो आपको एक ट्राई लेमिनार स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगी, ठीक है, यानी 3 लेयर वाली स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक सैंडविच। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स। इन प्लांट सेल, पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कवर बाय थिक प्रोटेक्टिव सेल वॉल जो कि सेलुलोज की बनी रहती है। इट इज विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, ये जो है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और भी कई नामों से जाना जाता है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से मैंने सभी नाम मेंशन किए हैं, इसे आप लोग लिख सकते हैं। हो सकता है कि एग्जाम पेपर में किसी अलग नाम से आपसे पूछा जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, लिविंग मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है, राइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की काफी सारे नाम हैं जिसे आप लोग याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस की, यानी कि ये पतला तो है लेकिन कितना पतला है, ठीक है। साइंस में लगभग सभी चीजों का मेजरमेंट होता है उसको और भी डिटेल में स्टडी करने के लिए। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अबाउट 7.5 नैनोमीटर जो कि 75 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो ये जो है लगभग 7.5 nm थिक रहता है, मोटाई इसकी रहती है। बट इट्स थिकनेस वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, अलग अलग सेल में इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी जो मोटाई होती है वो वेरी करती है, किसी में थोड़ा ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। लेकिन अगर हम इसके रेंज की बात करें तो 6.10 nm तक रहता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन of intestinal epithelial cell is about 8.5 nm thick and that of RBCS यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स के अंदर ये लगभग 21.5 nm थिक रहता है, राइट। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपीयर्स एज ट्राई लेमिनार, यानी कि 3 लेयर वाली मेम्ब्रेन रहती है जिसमें हमें 3 लेयर्स दिखाई पड़ते हैं। फर्स्ट लेयर के बारे में लिखेंगे स्टूडेंट्स एन आउटर डेंस लेयर, पहली जो लेयर आपको दिखाई देगी जो कि बाहर की तरफ होती है इसे हम बोलते हैं आउटर लेयर, ठीक है। इसे हम आउटर लीफलेट या अपर लीफलेट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद बीच में आपको जो फैटी एसिड की चेन दिखाई दे रही है ये मिडल लेयर कहलाती है और ये कहलाती है इनर लेयर, या इसे हम इनर लीफलेट भी बोलते हैं या लोअर लीफलेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूजन ना हो इसी वजह से मैं आपको सारे टर्म्स बता रहा हूं कि इसे अपर लीफलेट भी बोला जाता है या आउटर लीफलेट भी आप लोग बोल सकते हैं, और जो नीचे वाला है इसे आप लोग लोअर लीफलेट भी बोल सकते हैं या इनर लीफलेट भी बोल सकते हैं, राइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यदि हम आउटर लेयर की बात करें यानी आउटर जो लीफलेट रहता है उसकी मोटाई लगभग 2 नैनोमीटर तक होती है, फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन एंड पोलर एंड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये जो है फॉस्फोलिपिड्स के पोलर एंड्स और प्रोटीन्स के मिलकर बनी होती है। एक चीज मैं यहां पर बता देता हूं स्टूडेंट्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एक तो फॉस्फोलिपिड यानी कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, 3 इंपॉर्टेंट इसमें कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। इन्हीं तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके कंपोजिशंस में। अभी आप लोग बस बेसिक आइडिया ले लीजिए।
लिपिड के अंदर फॉस्फोलिपिड इसमें प्रेजेंट रहता है। इसका पोलर एंड जो होता है ये इसका आउटर लीफलेट बनाता है, ठीक है। इसके बाद इसके साथ अटैच जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो कि मैंने ब्लू कलर में शो किया हुआ है, ये इसकी टेल कहलाती है, ठीक है। ये इसका हेड पोर्शन कहलाता है, ये इसका टेल पोर्शन कहलाता है। ये जो टेल होता है ये फैटी एसिड्स का बना होता है। अगर हम इसके हेड की प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, यानी वाटर लविंग होता है, इसे पानी से कोई दिक्कत नहीं है, और ये पोलर हेड होता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो फैटी एसिड जो चेन आपको दिखाई दे रही है, इसमें आपको एक चेन जो होती है वो बेंट रहती है, एक तो सीधी दिखाई दे रही है, ठीक है। फैटी एसिड्स की जो चेन है इसमें दो चेन दिखाई दे रही है, तो एक चेन तो सीधी आपको दिखाई दे रही है, एक हल्की सी बेंट दिखाई पड़ रही है। वो क्यों होगी वो अभी आपको पता चल जाएगा स्ट्रक्चर में, जब हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो यहां पर आप लोग जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ऊपर वाला जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक और पोलर नेचर का होता है, और इसका जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वाटर को हेट करने वाला या वाटर को रिपेल करने वाला, ये जो है नॉन पोलर रहता है, ठीक है। तो एक तरीके से हमने देखा कि मिडल लेयर में फैटी एसिड्स की चेन रहती है। ध्यान रहे स्टूडेंट, थोड़ा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बता देता हूं। जैसे ये हमारी सेल होती है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा इसका सेक्शन काट करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगी, ठीक है। इसमें आपको प्रोटीन्स भी दिखाई देंगे, और वो प्रोटीन्स जो है इसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं, धसे रहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स भी दिखाई देंगे जो कि एक तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा स्ट्रक्चर, उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी यहां पर आपको दिखाई दे रही है लिपिड की बाई लेयर, यानी दो लेयर आपको दिखाई पड़ रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की जो बाई लेयर होती है ये एम्पीपैथिक नेचर की होती है। क्यों होती है एम्पीपैथिक नेचर की? क्योंकि आप ध्यान से देखें तो इसका हेड वाला पोर्शन हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, यानी वाटर लविंग होता है, पोलर होता है। वहीं पर आप देखें इसका जो टेल वाला पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, यानी कि वाटर को रिपेल करने वाला, यानी नॉन पोलर होता है। तो यानी दोनों प्रॉपर्टी इसमें ध्यान से देखें तो हो रही है, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं एम्पीपैथिक नेचर, यानी कि डायनेमिक नेचर भी शो कर रहा है, एम्पीपैथिक नेचर भी शो कर रहा है। डायनेमिक नेचर क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इसमें मूवमेंट हो रहा है, इसमें कंपोनेंट का एक्सचेंज हो रहा है। अगर हम मूवमेंट की थोड़ा सा बात करें तो इसमें दो तरह के मेन मूवमेंट रहते हैं। हालांकि जब मैं मूवमेंट डिस्कस करूंगा तो और भी सारे मूवमेंट आपको मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पर दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट आपको बता रहा हूं जो मुख्य टाइप के होते हैं। एक तो होता है ट्रांजिशन मूवमेंट। आप ध्यान से देखें तो एक अपर लेयर है, एक लोअर लेयर है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपर लीफलेट के अंदर आप ध्यान से देखें, अगर ये जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है ये जो है इसकी जगह पर आ जाता है, ठीक है, यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है, और ये वाला यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है, तो इसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन मूवमेंट, ठीक है। यानी कि सिर्फ ये सेम लेयर में हो रहा है। अगर फॉस्फोलिपिड का जो ट्रांजिशन है वो सेम लेयर के अंदर हो रहा है, सेम लीफलेट में, तो इसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन मूवमेंट। लेकिन अगर डिफरेंट लेयर में हो रहा है, सपोज कीजिए ये जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है ये यहां पर आना चाहे या यहां पर आना चाहे, यानी कि अपर लीफलेट के जो फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं अगर वो लोअर लीफलेट में आ रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो मुख्य मूवमेंट होते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट, स्ट्रक्चर को समझने के बाद आप इसके नंबर सेकंड इनर डेंस लेयर के बारे में भी आप लोग लिखेंगे, यानी कि जो साइटोसोलिक पोर्शन में दिखाई पड़ रहा है, ये भी जो है 2 नैनोमीटर थिकनेस इसकी रहती है, और ये भी प्रोटीन और पोलर एंड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है, और बीच में मिडल लेयर में आप देखेंगे फैटी एसिड्स प्रेजेंट रहता है। तो स्टूडेंट्स, इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन करें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हेडिंग डाल लीजिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल कंसिस्ट ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब चूंकि हम इसे जियोलॉजी के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो एनिमल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लिपिड, प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। अगर आप लिपिड की परसेंटेज देखें तो लगभग 50% लिपिड्स प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। वहीं यदि हम प्रोटीन की परसेंटेज देखें तो प्रोटीन भी लगभग 50% प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो स्मॉल अमाउंट में लगभग 5 से 10% उसका कंपोजिशन होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में, ठीक है। लिपिड से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, और उसके अंदर भी किससे रिलेटेड? फॉस्फोलिपिड से रिलेटेड। इसलिए हम फॉस्फोलिपिड को डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आप लोग CSIR नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फॉस्फोलिपिड को डिटेल में अच्छे से इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हेडिंग डाल लीजिए मेम्ब्रेन लिपिड्स। अब हम मेम्ब्रेन लिपिड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, जो बाई लेयर है उसके बारे में। The plasma membrane contains about 20 to 40% या 45% of lipids. The lipid component are 3 types.
तीन तरह के लिपिड कंपोनेंट होते हैं। एक तो फॉस्फोलिपिड, एक होता है स्टीरोल्स, जनरली अगर हम एनिमल के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे कोलेस्ट्रॉल। तीसरा आता है ग्लाइकोलिपिड्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट फॉस्फोलिपिड के बारे में। ध्यान रखना, इन तीनों लिपिड्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं फॉस्फोलिपिड से, इसीलिए मैं फॉस्फोलिपिड्स को बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। फॉस्फोलिपिड के बारे में आप लोग नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर है, और ये जो आप लोग देख रहे हैं इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें थोड़ा और भी डिटेल में आपको समझ में आएगा कैसे ये आपस में जुड़े रहते हैं। फॉस्फोलिपिड्स के बारे में आप लोग लिखेंगे, phospholipids are made up of alcohol, fatty acids, phosphate and an alcohol attached to the phosphate। ये जो फॉस्फोलिपिड होता है ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? एक तो ये अल्कोहल से मिलकर बना होता है। अल्कोहल में हो सकता है कि ग्लिसरॉल हो या स्फिंगोसिन हो, ठीक है। वो जो अल्कोहल है वो दो टाइप्स का हो सकता है, या तो वो ग्लिसरॉल होगा या स्फिंगोसिन होगा। अगर वो ग्लिसरॉल बेस्ड होगा तो उसे हम बोलेंगे ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स। अगर वो स्फिंगोसिन बेस्ड होगा तो उसे हम बोलेंगे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। इसके बाद फैटी एसिड्स भी उसमें प्रेजेंट होंगे, दो चेन आपको दिखाई दे रही होंगी फैटी एसिड्स की। इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट रहता है, एंड एन अल्कोहल अटैच टू फॉस्फेट। ये जो अल्कोहल होता है वो फॉस्फेट से अटैच रहता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये जो फॉस्फेट ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ये अटैच रहता है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। वो जो द लिखा हुआ है वहां पर देयर कर लेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। एक तो होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, एक होता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। ऐसे फॉस्फोलिपिड्स जो कि डेराइव्ड होते हैं ग्लिसरॉल से उसे हम बोलते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, या इसे हम फॉस्फोग्लिसराइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट रहता है। ये जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं या जिसे हम फॉस्फोग्लिसराइड्स बोल रहे हैं, इसके बारे में आपको लिखना है कि इसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट रहता है, फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, फॉस्फेट इसमें प्रेजेंट रहता है, और अल्कोहल। अब ये जो स्टूडेंट्स अल्कोहल है ये कोलिन भी हो सकता है, यानी इसके बेस पर फर्दर इसको हम और भी आगे डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंपोनेंट के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। आगे लिखना है आपको, फॉस्फोग्लिसराइड्स मॉलिक्यूल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ अल्कोहल लिंक टू द फॉस्फेट ग्रुप। इस फॉस्फेट ग्रुप से राइट, ये जो आपको फॉस्फेट ग्रुप दिखाई दे रहा है इससे कौन सा अल्कोहल अटैच है? कोलिन अटैच रहता है, या सेरीन ग्रुप अटैच रहता है, या आइनोसिटोल ग्रुप अटैच रहता है। जो भी ग्रुप इससे अटैच रहेगा उसके बेस पर हम इसको फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इफ द अल्कोहल इज कोलिन, मान लीजिए ये जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, अगर इस फॉस्फेट से कोलिन अटैच है इसके हेड ग्रुप पर, तो इसका नाम होगा फॉस्फोटिडाइल कोलिन, ठीक है। उस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? फॉस्फोटिडाइल कोलिन। फॉस्फोटिडाइल कोलिन को हम लेसिथीन के नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि अगर इस फॉस्फेट ग्रुप पर यानी इस हेड ग्रुप पर अगर सेरीन अटैच है तो इसका नाम क्या होगा? फॉस्फोटिडाइल सेरीन। तो इस तरीके से इसका फर्दर नेमिंग हम कर सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला ये जो फॉस्फोग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, अबंडेंस प्रेजेंट रहते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम लिपिड का क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जिस प्रकार से लिपिड का कंपोजिशन प्रेजेंट रहता है उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जिससे कि हमें चीजें याद रहें। ये जो आपको लिपिड्स दिखाई दे रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है फॉस्फोलिपिड, एक होता है ग्लाइकोलिपिड्स, एक होता है स्टीरोल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में। तो फॉस्फोलिपिड्स फर्दर यहां पर दो टाइप्स के प्रेजेंट रहते हैं। एक तो होते हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स और एक होता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो ये दो प्रकार के फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है। अब यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है फॉस्फोग्लिसराइड्स, ये जो है ग्लिसरॉल से डेरिवेटिव होते हैं। ग्लिसरॉल क्या है? एक प्रकार का अल्कोहल होता है। अब यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, इसमें जो अल्कोहल होता है वो स्फिंगोसिन होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मैं आपको ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये जो आपको केमिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर है। ग्लिसरॉल में 3 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है। अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, ये इस बात का सबूत है कि ग्लिसरॉल क्या है? एक अल्कोहल होता है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फैटी एसिड की चेन आपको दिखाई दे रही है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फैटी एसिड की चेन ही होती है। ये सैचुरेटेड होती है, ये अनसैचुरेटेड होती है। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होने की वजह से ही इसकी जो दूसरी फैटी एसिड की चेन है वो बेंट आपको दिखाई दे रही है, हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई दे रही है।
इस ये जो आपको फैटी एसिड दिखाई दे रहा है, इसकी कार्बन चेन को हम इस तरीके से R1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को आसान से समझने के लिए। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स आपको फॉस्फोलिपिड की केमिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रही है, इसमें ये हेड ग्रुप रहता है, ये टेल ग्रुप रहता है। हेड ग्रुप ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और इसका जो टेल होता है यानी फैटी एसिड की जो चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। तो इसका जो हेड ग्रुप होता है उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्लिसरॉल जो होता है ये फैटी एसिड से जुड़ा हुआ रहता है एस्टर बॉन्ड के द्वारा। अब कैसे यहाँ पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच एस्टर बॉन्ड बनता है, जब इनकी रिएक्शंस आप कराओगे, जैसे कि ग्लिसरॉल रहता है, फैटी एसिड रहती है, जब इनकी रिएक्शंस होती है तो इसमें वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और इनके बीच यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है। कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड ही बना सकता है। अगर आप देखें कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर आप कार्बन एटम की स्ट्रक्चर देखें तो 2,4। क्यों कह रहा हूं मैं 2,4? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो यहां पर आप देखेंगे, अगर आप हर एक कार्बन को ध्यान से देखेंगे तो सभी के सभी ने 4 बॉन्डिंग बना रखी है। ग्लिसरॉल का तीसरा कार्बन दिखाई दे रहा है, इससे जो अल्कोहल ग्रुप अटैच था, जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, यहां पर हाइड्रोजन निकल जाता है और हाइड्रोजन की जगह अटैच हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अब इस फॉस्फेट ग्रुप पर ये जो आपको R दिखाई दे रहा है, ये R कोलिन भी हो सकता है, सेरीन भी हो सकता है, यहां पर आइनोसिटॉल भी हो सकता है, या फिर इथेनॉल एमीन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी के बेस पर यहां पर नोमेनक्लेचर किया गया है कि अगर इस फॉस्फेट ग्रुप पर कोलिन अटैच रहेगा तो उसे हम बोलेंगे फॉस्फोटिडाइल कोलिन, अगर सेरीन ग्रुप अटैच रहेगा तो उसे हम बोलेंगे फॉस्फोटिडाइल सेरीन, और अगर यहां पर इथेनॉल एमाइन अटैच रहेगा तो उसे हम बोलेंगे फॉस्फोटिडाइल एथेनॉल एमाइन, या फिर इसके अलावा अगर आइनोसिटॉल ग्रुप अटैच रहेगा इस फॉस्फेट के साथ तो उसे बोलेंगे हम फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटॉल। तो इस टाइप से स्टूडेंट से जो आपको 4 फॉस्फोग्लिसराइड्स दिखाई दे रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एसिमेट्रिकल होता है। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड CSIR नेट लाइफ साइंस के एग्जाम पेपर में या MSc एंट्रेंस एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने फॉस्फोग्लिसराइड्स के बारे में कवर किया। अब आप लोग हेडिंग डालीजिए स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। आइए डिस्कस करते हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स के बारे में। इससे रिलेटेड ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके बारे में आप लोग लिखेंगे। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स जो होता है कंटेन एन अमीनो अल्कोहल कॉल्ड स्फिंगोसिन। इसमें जो है स्फिंगोसिन प्रेजेंट रहता है इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल, यानी ग्लिसरॉल की जगह क्या प्रेजेंट रहता है? स्फिंगोसिन। आगे नोट डाउन करेंगे द अमीनो ग्रुप ऑफ द स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन का जो अमीनो ग्रुप होता है बैकबोन इज लिंक टू ए फैटी एसिड्स। जैसे ये जो ग्लिसरॉल अटैच रहता है फैटी एसिड के साथ एस्टर बॉन्ड की मदद से, ठीक इसी प्रकार से जो स्फिंगोसिन का अमाइनो ग्रुप होता है वो अटैच रहता है एमाइड बॉन्ड की मदद से। वही यहां पर मेंशन किया गया है द अमीनो ग्रुप ऑफ द स्फिंगोसिन बैकबोन इज लिंक्ड टू ए फैटी एसिड बाय ए एमाइड बॉन्ड। सबसे ज्यादा यानी कि मोस्ट अबंडेंट स्फिंगोफॉस्फोलिपिड जो प्रेजेंट रहता है उसे हम बोलते हैं स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट रहता है। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स और डिस्कस करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में। यानी लिपिड्स में हमने फॉस्फोलिपिड्स को कवर कर लिया है, अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में। अगर आप इस वर्ड को स्प्लिट कर दे तो आपको ऑलरेडी मतलब समझ में आएगा। ग्लाइको जो है रिप्रेजेंट करता है, रिलेट करता है कार्बोहाइड्रेट से, यानी ऐसा लिपिड जो कि कार्बोहाइड्रेट से अटैच हो। तो ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर हम सिंपली क्या देखते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल होता है वो लिपिड मॉलिक्यूल के साथ कोवैलेंटली अटैच रहता है। किसमें? ग्लाइकोलिपिड के केस में। तो ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो आउटर लिफलेट होता है, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा इनर लिफलेट होता है जो अंदर तरफ यानी साइटोसोलिक रीजन में रहता है, कौन सा अपर लिफलेट होता है। तो ग्लाइकोलिपिड्स ज्यादातर एक्सक्लूसिवली कहां पर प्रेजेंट होते हैं? अपर लिफलेट पर, राइट। इतना आपको ध्यान रखना, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लिफलेट पर प्रेजेंट रहते हैं ज्यादातर ग्लाइकोलिपिड्स। अब यहां पर आपका क्वेश्चन होगा कि सर किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ कोवैलेंटली अटैच रहते हैं? तो इस बेस पर स्टूडेंट्स ये जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर हम बात करें सिंपल की तो इसे हम बोलते हैं सेरिब्रोसाइट्स, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स की तो उसे हम बोलते हैं ग्लोबोसाइट्स। तो ये जो सेरिब्रोसाइट्स होते हैं ना, इसमें बेसिकली ग्लूकोज अटैच रहता है, यानी मोनोसैकेराइड्स, बहुत ही सिंपल टाइप के, या तो ग्लूकोज का रेजिड्यू अटैच रहेगा एक सिंगल, या गैलेक्टोज का अटैच रहेगा। वहीं पर यदि हम बात करें स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल में, जिसे हम ग्लोबोसाइट्स बोलते हैं, तो उसमें ओलिगोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं स्टीरोल्स के बारे में, यानी कि ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत ही सिंपल है। लेकिन यदि हम बात करें स्टीरोल्स के बारे में तो यहां से पीजीटी एग्जाम
एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टीरोल्स, देखो मैंने आपको कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट की भी होती है, एनिमल की भी होती है, तो लगभग सभी सेल के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो अलग अलग सेल में स्टीरोल अलग अलग हो सकते हैं। यदि हम बात करें एनिमल सेल की, तो उसमें जो स्टीरोल पाया जाता है मोस्ट अबंडेंट, वो रहता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सिंपली जो है टेल वाले रीजन में पाया जाता है, और ये टेल वाले रीजन को एक तरीके से रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक तरीके से पूरी जो आपकी लिपिड की बायलेयर है उसको एक मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल, राइट। वहीं पर दूसरे टाइप की अगर हम स्टीरोल की बात करें जो कि प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टिग्मा स्टीरोल। वहीं यदि हम बात करें फंजाई के सेल मेम्ब्रेन में, तो वहां पर जो स्टीरोल पाया जाता है उसे हम बोलते हैं आर्गेस्ट्रोल। देखो ये आपको हो सकता है कि बीएससी के एग्जाम पेपर में आप इसे ना लिखें, लेकिन अगर आप लोग आगे चलकर पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो वहां से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टीरोल्स कौन कौन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस किस टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं, इसको आप लोग याद रख लेना। तो फाइनली स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कवर किया लिपिड्स के बारे में कि लिपिड्स जो है कितने टाइप्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमने फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टीरोल्स को भी देखा। अगर आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक उठाकर देखेंगे तो वहां पर ये जो फॉस्फोलिपिड है इसको एक और तरीके से कैटेगराइज या क्लासिफाइड किया गया है। उसमें बताया गया कि ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स, एक होते हैं एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स। अगर हम बात करें न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स की, तो न्यूट्रल से आपको समझ में आ रहा है कि इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो न्यूट्रल में क्या होता है, बेसिकली इनका जो पोलर हेड होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है एट न्यूट्रल पीएच। ठीक है, न्यूट्रल पीएच पर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर हम बात करें न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स की, तो इसमें आता है फॉस्फोटिडाइल कोलिन या फॉस्फोटिडाइल इथेनॉल एमाइन, या इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका रहता है स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, वहीं पर यदि हम बात करें एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स के बारे में, न्यूट्रल के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये जो एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इनके बारे में। तो इनका जो पोलर हेड होता है ना, उस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। इसके एग्जांपल में जैसे फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटोल रहता है या फॉस्फोटिडाइल सेरीन रहता है, ये सब किसका एग्जांपल है, ये एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स का रहता है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनका कंपोजिशन क्या है और वो कितने टाइप्स के प्रेजेंट हो सकते हैं। इसको फटाफट नोट डाउन करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप लोग हेडिंग डालीजिए मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन में सेकंड मेजर कंपोनेंट प्रोटीन्स का ही होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। इसमें आप लोग लिखेंगे प्रोटीन्स आर द सेकंड मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। यानी मेम्ब्रेन प्रोटीन में दो कैटेगरी हमें देखने को मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एक तो इंटीग्रल, एक होती है पेरिफेरल। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालीजिए पेरिफेरल। हम डिस्कस करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स इस डायग्राम को, इसमें आपको कुछ प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको लिपिड बायलेयर में ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं, हल्के से एम्बेडेड आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये पूरी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं। दूसरी तरफ कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी दिखाई देंगे जो कि दोनों लिपिड की जो दोनों बायलेयर है उनको क्रॉस कर रहे हैं, यानी उनका एक जो एंड आपको दिखाई दे रहा है वो साइटोसोलिक में रहता है, दूसरा एंड आपको एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल के बाहर भी अटैच रहता है। तो इस तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं ये इंटीग्रल कहलाते हैं। और जितना एरिया, अगर आप लोग डायग्राम के अंदर ध्यान से देखेंगे, लिपिड बायलेयर के अंदर जितना एरिया रहता है प्रोटीन का उसे हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट। तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। इसमें आप लोग लिखेंगे पेरिफेरल प्रोटीन, जिसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं। ये ऊपर ही ऊपर रहती है, ये पूरी तरह से धसी हुई नहीं रहती है, कंप्लीटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करती है। इसमें आपको लिखना है दीज आर प्रेजेंट बोथ आउटर और इनर सरफेस ऑफ लिपिड बायलेयर। ये जो आपको पेरिफेरल प्रोटीन्स दिखाई दे रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट में भी प्रेजेंट रहते हैं, इनर लीफलेट में भी प्रेजेंट रहते हैं। आगे आपको लिखना है एंड आर लूजली कनेक्टेड टू इधर बाय कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। ये जो है नॉन कोवेलेंट और कोवेलेंट इंटरेक्शन के थ्रू जो है अटैच रहते हैं या कनेक्ट रहते हैं। दे आर हाइड्रोफिलिक और वाटर सोल्यूबल। ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं यानी कि वाटर लविंग होते हैं और पानी में सोल्यूबल रहते हैं। इसके बाद नंबर सेकंड टाइप की प्रोटीन्स आती है जो कि है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाली जो प्रोटीन्स होती है उसमें नंबर फर्स्ट पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा 20 से 30% पार्ट ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बनाते हैं, इनका पार्ट रहता है।
और पेरिफेरल प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं साइटोसोलिक, एक होते हैं नॉन साइटोसोलिक। ठीक है, यानी कि ऐसे पेरिफेरल प्रोटीन जो कि साइटोसोलिक रीजन में पाए जाएंगे उसे हम बोलेंगे साइटोसेलिक पेरिफेरल प्रोटीन, और ऐसे पेरिफेरल प्रोटीन जो कि नॉन साइटोसोलिक रीजन यानी कि बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे उसे हम बोलेंगे नॉन साइटोसेलिक पेरिफेरल प्रोटीन। राइट, तो सिंपल सी डेफिनेशन है। तो अगर हम पेरिफेरल प्रोटीन के एग्जांपल देखें तो इसमें स्पेक्ट्रीन आता है, साइटोक्रोम सी रहता है, ये पेरिफेरल प्रोटीन का ही एग्जांपल है। पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं इनको माइल्ड ट्रीटमेंट के थ्रू आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर कुछ चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं उनको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में, या जिसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। इसमें आपको लिखना है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट स्पैन द एंटायर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रखते हैं, स्पैन करके रखते हैं। राइट, अलोविंग देम टू फंक्शन ऑन बोथ साइड ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि दोनों तरफ ये जो है फंक्शन करते हैं। दे आर एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल। एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल यहां पर भी हम क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो ट्रांस मेम्ब्रेन वाला सेगमेंट्स होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, और ये जो आपको ऊपर वाला जो सेगमेंट्स दिखाई दे रहा है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर में है, या नीचे वाला जो साइटोसोलिक रीजन में दिखाई दे रहा है, ये जो है हाइड्रोफिलिक होता है। तो इस तरीके से यहां पर भी दोनों कैरेक्टर मौजूद है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल। अब ये जो देखो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं ना, ये 70% पार्ट बनाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद जितनी भी प्रोटीन है उसका 70% पार्ट इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का होता है। इसमें आपको देखना है कि ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कितनी बार पास कर रही है। ठीक है, तो इसके बेस पर इसे दो भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है। एक तो है सिंगल पास प्रोटीन, ये जो है सिंगल टाइम यानी सिर्फ एक ही बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड बायलेयर है उसको क्रॉस करते हैं, उसको स्पैन करके रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्लाइकोफोरिन, ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, CSIR नेट लाइफ साइंस के एग्जाम पेपर में जो आपका सेक्शन बी रहता है उसमें ये पूछे जाते हैं। इसके बाद मल्टीपास प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये एक से ज्यादा बार क्रॉस करके रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसेप्टर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस करके रखता है। इससे रिलेटेड जितने भी सिग्नलिंग पाथवे है वो सब मैं कवर कर चुका हूं, आप लोग चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा पैच रिसेप्टर, आप देखेंगे 12 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। तो ये कितनी बार क्रॉस करता है उसके बेस पर हम देखते हैं, एक तो सिंगल पास, एक मल्टी पास इंटीग्रल प्रोटीन भी प्रेजेंट रहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में और भी आप लोग लिख सकते हैं, दिस प्रोटीन फॉर्म्स चैनल फॉर द पैसेज ऑफ आयंस। ये प्रोटीन जो होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चैनल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके थ्रू आयंस या सॉल्यूट्स जो है पास होते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म से अंदर से बाहर भी जाते हैं और बाहर से अंदर भी रहते हैं। तो इस तरीके से दोनों तरफ आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो बैलेंस रहता है। इंटीग्रल प्रोटीन की एक मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या रहता है, इनको आसानी से सेपरेट आप नहीं कर सकते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसको सेपरेट करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, जितना कि आप देखते हैं पेरिफेरल प्रोटीन को आप आसानी से सेपरेट कर लेते हैं, उतना इसे आप आसानी से सेपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि ये पूरी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं, धसे रहते हैं। इसीलिए इन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा इजी मेथड नहीं है, थोड़ा और भी मशक्कत करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 टाइप के प्रोटीन के बारे में, जो कि लिपिड लिंक रहते हैं। इस प्रोटीन की मेन कैरेक्टर क्या है कि ये लिपिड से लिंक रहता है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो इस तरह की भी एक कैटेगरी चली आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो 5 से 10% ही होती है, जिसमें कि आप लोग देखेंगे इसमें हेक्सोस रहता है या हेक्सोस एमिन रहता है या फ्यूकोस रहता है, यानी ये 5% पार्ट ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनाते हैं, और एक्सक्लूसिवली यानी ज्यादातर ये जो है एक्सटर्नल सरफेस पर मौजूद होते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं ये आउटर लिफलेट पर ही ज्यादातर प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर ये कार्बोहाइड्रेट किसी प्रोटीन से अटैच रहता है तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, लेकिन अगर ये किसी लिपिड से अटैच रहता है तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। राइट, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है वो किसी न किसी से अटैचमेंट में पाया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशंस के बारे में, उसके बेसिक्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।